Hello everyone, welcome to IQ Tab. Now in this particular video, we are again going to talk about a potential topic जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है 2024 प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाने की. सो प्लीज़ रिमेंबर कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हम कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन स्पेशली हमारे प्रीलिम्स 2024 के अंदर पूछे जा सकते हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली अगले साल देर इज़ गोइंग टू बी जनरल इलेक्शंस 2024, यानी कि इसी साल 2024 में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट. लोकसभा एंड राज्यसभा है, पार्लियामेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं. दैट्स वाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. समझते हैं. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोज कर सकती है. ये है क्या? ये कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोज करती है. किसके ऊपर? पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शंस फाइट कर रहे हैं उन सब के ऊपर. सो अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ गाइडलाइंस इशू करती है. किसके लिए? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही है, राइट. और ये हमेशा इलेक्शन से पहले किए जाते हैं, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा इलेक्शन से पहले किए जाते हैं. पहली बार 1960 की जो केरला का जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें इसको ट्राई किया गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को. दिस वाज हाईली सक्सेसफुल. इसलिए 2 साल के बाद 1962 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, यानी कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी इसको पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है. सो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले केरला के स्टेट असेंबली में इसको यूज़ किया गया 1960 में और 2 साल के बाद 1962 में ऑल इंडिया यानी कि पार्लियामेंट में इसको यूज़ किया गया. इसके अलावा 1979 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोचा कि अब से जो भी इलेक्शंस होगा उसके लिए उस पर्टिकुलर इलेक्शंस में हम उन पार्टीज़ के लिए जो कि पावर में है, यानी कि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, उनके लिए कुछ अलग से हम रूल्स बनाएंगे सो दैट जो रूलिंग पार्टी है उनको कोई भी अनफेयर एडवांटेज ना मिले. मतलब ऐसा ना हो कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते रह जाए और जो बाकी छोटी छोटी पार्टीज है जो कि ऑब्वियसली पावर में नहीं है उनको यहाँ पर इस चीज़ का घाटा हो जाए, ठीक है. सो 1979 में इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था कि जो पार्टी इन पावर है उनके लिए कुछ अलग से रूल्स बनाए जाएंगे. तो ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्शन का शेड्यूल आता है, इलेक्शन का शेड्यूल लेट से मतलब ये डेट डिसाइड होगा कि इस पर्टिकुलर दिन में नॉमिनेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पर पोलिंग्स होगी, यहाँ पर रिजल्ट आएगा. तो जिस दिन ये शेड्यूल आता है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है. सो प्लीज़ रिमेंबर, इलेक्शंस के स्टार्ट होने के बाद नहीं, रादर इलेक्शन के शेड्यूल आते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज हो जाता है. और कब तक रहता है? जब तक कि इलेक्शंस का रिजल्ट आउट ना हो जाए, जब तक ये पता ना चल जाए कि किस पर्टिकुलर जगह से कौन जीता है कौन हारा है, तब तक एमसीसी रहता है. सो शेड्यूल आने से लेकर के रिजल्ट आने तक एमसीसी इम्पोज रहता है. एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर टोटल 8 प्रोविजंस है. देखते हैं किस किस चीज़ों के बारे में बात करता है. पहली चीज़ तो वो ओवरऑल जनरल कंडक्ट के बारे में बात करता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपने आप को किस तरीके से कंडक्ट करेंगे इलेक्शंस के टाइम में. दूसरा, मीटिंग्स किस तरीके से हो सकती हैं. तीसरा, प्रोसेशंस किस तरीके से हो सकते हैं. चौथा, पोलिंग डे किस दिन होगा और क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं. पांचवा, पोलिंग बूथ कहाँ कहाँ पर होगा और क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं. सिक्स्थ, ऑब्जर्वर्स कौन कौन से होंगे. सेवन्थ, पार्टी इन पावर. जैसा मैंने आपको बताया 1979 में इसके ऊपर अलग से रूल्स बनने स्टार्ट हुए कि जो भी पार्टी इन पावर है उनको क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, राइट. उनके ऊपर कुछ रूल्स. एंड फाइनली 8th है इलेक्शन मैनिफेस्टोज, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो वादे करती हैं, राइट. जो भी वो अपनी तरफ से चीज़ें बोलती है कि हम ये सब करके देंगे, वो सब चीज़ें वो अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर लिखवाती है, राइट. उस मैनिफेस्टो के अंदर वो क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के तो नहीं लिख रहे हैं, राइट. इन सब चीज़ों को चेक करना इलेक्शन कमीशन का काम होता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये 8 चीज़ें आती हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, इनको याद रखिएगा. दिस कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. नाउ हमारा जो आज का मेन टॉपिक है दैट इज़ अबाउट कि एग्जैक्टली पार्टी इन पावर जो है, जो रूलिंग पार्टी है, वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है इलेक्शंस के दौरान में. समझते हैं. एक बार जब इलेक्शन अनाउंस हो गए यानी कि शेड्यूल आ गया, उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है वो कोई भी नई पॉलिसी, नई प्रोजेक्ट या नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती है, राइट. पहली चीज़ तो ऐसा क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद वो कुछ न्यू स्कीम्स लॉन्च कर दे और जिसमें वो ओबीसीज को लेट्स से बहुत सारा फ़ायदा दे रही है, एससी को बहुत सारा फ़ायदा दे रही है, एसटी को बहुत सारा फ़ायदा दे रही है. तो इससे क्या होगा, ये सारे के सारे वोटर जो है इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, राइट. तो ये इन्फ्लुएंसिंग रोकने के लिए क्या किया गया, बोला गया कि एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए उसके बाद कोई भी नई पॉलिसी, नई प्रोजेक्ट, नई स्कीम ये सब लॉन्च नहीं कर सकते रूलिंग पार्टी. नेक्स्ट चीज़, नाउ कोई भी रूलिंग पार्टी जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती पब्लिक के पैसों पे. मतलब कि जो भी उनको
गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल करके वो अपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग नहीं कर सकती, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो भी रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स हैं, वो लोग लेट्स से कहीं पर जाते हैं किसी ऑफिशियल काम से। मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफिशियल काम से हैदराबाद जाना पड़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो ऑफिशियल काम करते करते वहाँ पर इलेक्शन कैंपेनिंग भी स्टार्ट कर दे, राइट। कि ऑफिशियल काम के लिए जैसे मेरे को बेंगलुरु जाना पड़ रहा है, तो बेंगलुरु जाते जाते मैं यहाँ पर अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग भी यहाँ पर डिज़ाइन कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप ऑफिशियल काम से गए हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ऑफिशियल काम ही करना है। वहाँ पर आप अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग या फिर अपनी ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं। लेट्स से कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार मिली है, ठीक है, पेट्रोल्स मिले हैं, डीजल मिले हैं, ड्राइवर मिले हैं, आप इन सबको इस्तेमाल करके अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकते। आपका इलेक्शन कैंपेनिंग आपका पर्सनल मैटर है, वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का मैटर है, वो गवर्नमेंट का मैटर नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि अपने ऑफिशियल विजिट को आप इलेक्शन वर्क के साथ बिल्कुल भी कंबाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़, गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ कोई भी ट्रांसपोर्ट, कोई भी मशीनरी आप अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया, कार, मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, इन सब चीज़ों को अगर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है आपको, तो आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर। नेक्स्ट चीज़, लेट्स से कि रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी अपने आप को तो लेट्स से कि कैंपेनिंग करने के लिए, इलेक्शन मीटिंग करने के लिए, राइट, वोटर्स से बातचीत करने के लिए, ये सब करने के लिए अपने आप को तो बहुत सारे पब्लिक स्पेसेस देती है। जैसे बहुत सारे मैदान, राइट, खुले मैदान होते हैं, बहुत बड़े बड़े मैदान जहाँ पर वो बड़ी बड़ी रैलीज कर सकते हैं। तो अपने आप को तो वो बहुत सारी देते हैं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी को भी आपको प्रॉपरली सेम टर्म्स, सेम कंडीशंस के ऊपर आपको ऐसे पब्लिक स्पेसेस देने होंगे, ऐसे मैदान देने होंगे जहाँ पर वो अपनी रैलीज कर सकें, जहाँ पर अपनी वो जो भी उनकी पब्लिक मीटिंग्स, इलेक्शन मीटिंग्स हैं, ये सब चीज़ें वो कर सके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि ऐसा रूलिंग पार्टी नहीं कर सकती कि वो सिर्फ अपने आप को पब्लिक स्पेस दे, अदर अपोजिशन पार्टी को दे ही ना, उनको अपोजिशन पार्टी को भी सेम टर्म्स एंड सेम कंडीशन पर पब्लिक स्पेसेस देने होंगे, सो दैट वो लोग भी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग प्रॉपरली कर पाएँ। इसके अलावा एक बार अगर इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो जो रूलिंग पार्टी है वो कोई भी एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती। एडहॉक का मतलब होता है टेम्प्रेरी। कोई भी टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में, किसी पब्लिक अंडरटेकिंग में, ये सब नहीं कर सकती। लेट्स से समझते हैं, मान लेते हैं कि एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट किसी एससी को उठा करके बिल्कुल टॉप पोजीशन प्रोवाइड कर दे, तो इससे क्या होगा, जितने भी एससी कम्युनिटी है वो सबके सब खुश हो जाएंगे, वो लोग उनको वोट देना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज अ थिंग टू वोटर अपीजमेंट, मतलब वोटर्स को खुश करने के लिए किया गया है ना, और ऊपर से एडहॉक है। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी है, तो ये परमानेंट तो है नहीं, क्या पता इलेक्शन खत्म होते ही इसको बाहर निकाल दे, राइट। सो ऐसा हो सकता है कि ये एडहॉक अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखकर किया जा रहा हो। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि एक बार अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए, उसके बाद आप किसी भी तरीके का एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट चीज़, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनको अगर वो आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के पर्सनल वर्क रिकॉर्ड के हिसाब से। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के वर्क के बारे में उसको क्रिटिसाइज कर सकता है, उसको उसके कास्ट के बारे में, उसके रिलीजन के बारे में, इन सब चीज़ों को वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता। सिंपल वर्ड्स में, लेट्स से कि दो मेंबर्स हैं, ए एंड बी। ए जो है, ए और बी दोनों आपस में साथ में रैली कर रहे हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो ए ये बोल सकता है कि बी जो है बहुत ही इनएफिशिएंट है, उसने अच्छे से काम नहीं किया, राइट। लेट्स से उसके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस हैं, ये सब बोल सकता है। बट ए ये नहीं बोल सकता कि बी मुस्लिम का है इसलिए उसको वोट मत दो, या फिर ए ये नहीं बोल सकता कि वो बहुत छोटी जाति का है, छोटी कास्ट का है, इसलिए उसको वोट मत दो, राइट। दिस कैन नॉट बी डन। सेम चीज़ गोज फॉर बी। बी ये नहीं बोल सकता कि ए जो है छोटी कास्ट का है इसलिए उसको वोट मत दो, वो छोटे रिलीजन का है इसलिए उसको वोट मत दो। रादर आप उनके वर्क रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं, बट उनके कास्ट या फिर उनकी कम्युनिटी के बारे में या फिर उनके रिलीजन के बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ बोला गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि प्लेस ऑफ वर्शिप जो है, जैसे टेम्पल, मॉस्क, चर्चेस, इन सब चीज़ों को, इन सब जगहों पर जाकर आप अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकते, अपनी इलेक्शन प्रोपेगेंडा को नहीं फैला सकते, बिकॉज इससे क्या होगा, कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाकर आप इलेक्शन प्रोपेगेंडा या फिर इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़, वोटर्स को आप ब्राइब नहीं दे सकते, मतलब कोई भी घूस नहीं दे सकते कि आप मुझे वोट दोगे तो मैं बदले में आपको 5,000 रुपये दूंगा, आप मुझे वोट दोगे तो बदले में मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा।
ये आप ब्राइबिंग नहीं कर सकते, साथ ही साथ आप उनको इंटिमिडेट नहीं कर सकते, मतलब आप उनको डरा धमका नहीं सकते कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, राइट। ये सब चीज़ें भी नहीं की जा सकती। थर्ड चीज़, वोटर्स का इम्पर्सोनेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि एक वोटर को दूसरे वोटर से खिलाफ आप भड़का रहे हो, एक वोटर को दूसरे वोटर के अगेंस्ट आप खड़ा कर दे रहे हो, राइट। ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ये सब चीज़ें बार्ड है, मतलब मना की गई हैं। नेक्स्ट, एक बार लेट्स से इलेक्शन शेड्यूल आ गया और आपको पता चल गया, मान लेते हैं कि 1 तारीख है आज, लेट्स से कि टुडे इज़ 1 एंड मान लेते हैं कि 3 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, मतलब अगले 2 दिनों में इलेक्शन है। मतलब कि इलेक्शन का डेट जो है वो आपसे 48 आवर्स दूर है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी पोलिंग होने वाली है, मतलब जिस दिन वोटिंग होने वाली है, उस दिन से 48 घंटे पहले, यानी कि 2 दिन पहले, 2 डेज पहले किसी भी टाइप की पब्लिक मीटिंग इलेक्शन से रिलेटेड नहीं हो सकती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। जिस दिन भी पोलिंग होने वाली है या फिर जिस दिन भी वोटिंग होने वाली है, उससे 48 आवर्स पहले, यानी कि उससे 2 दिन पहले किसी भी तरीके की पब्लिक मीटिंग या फिर किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं हो सकती। इसको बोला जाता है इलेक्शन साइलेंस। मतलब कि 2 दिन तक, वोटिंग से पहले 2 दिन तक किसी भी तरीके की कोई भी वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं की जा सकती, सो दैट वोटर्स जो है अपने तरीके से, अपने दिमाग से वोट दे सकें। नाउ, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि एमसीसी के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, जो पार्टी इन पावर है उनको क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या चीज़ें कर सकती है, क्या क्या चीज़ें वो नहीं कर सकती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स। नाउ, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि एमसीसी की कोई भी स्टैचुरी बैकिंग नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसके थ्रू एमसीसी के पास ये पावर है कि वो कोई भी एक्शन ले पाए अगर कोई भी पर्सन एमसीसी को ब्रेक करे तो। सिंपल वर्ड से बोलूँ, एमसीसी को देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोज करती है। वो बोलती है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको आपको फॉलो करना है, लेकिन अगर किसी पर्सन ने उसको फॉलो नहीं किया तो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कुछ भी नहीं कर सकता है, बिकॉज किसी भी तरीके की स्टैचुरी बैकिंग एमसीसी के पास नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन कैसे इस चीज़ को फॉलो करवाता है, तो मॉरल सैंक्शंस लगाता है, वो सेंसर करवाता है, मतलब कि वो मॉरली एक दूसरे को अपराइट रहने के लिए बोलता है, वो मॉरली एक दूसरे को स्ट्रांग रहने के लिए बोलता है। कोई भी अगर कुछ गलत करे तो उसको सेंसर करवाने की बात करता है कि मैं तुमको हटा दूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ने दूंगा, राइट। इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, लेकिन एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो पूरी तरीके से वॉलेंट्री है, मतलब किसी को फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बट अगर किसी ने नहीं किया तो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। नाउ, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर किसी भी पॉलिटिशियन या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एमसीसी का ब्रीच किया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट एक नोटिस दे सकता है। अगर किसी पर्सन या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कोई भी नोटिस आता है तो उस पर्सन को या फिर उस पार्टी को राइटिंग में रिप्लाई करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। राइटिंग में मतलब लिखकर अपना रिप्लाई देना होगा कि एग्जैक्टली जो भी चीज़ें उसके अगेंस्ट बोली गई है क्या वो सही है या फिर क्या वो गलत है। या तो आप अपना फॉल्ट एक्सेप्ट कर लो या फिर उस पर्टिकुलर एलिगेशन को आप बेसलेस बता दो, मतलब कि आप बोल दो कि भाई ये चीज़ गलत है। नाउ, अगर किसी पर्सन को गिल्टी पाया जाता है, अगर सच में जाना जाता है कि एमसीसी का उसने वायलेशन किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका सेंसर कर सकती है। सेंसर करने का सीधा सा मतलब क्या है कि उसको इलेक्शन लड़ने से मना कर सकती है। बट अगेन यहाँ पर बात आ जाती है कि वो पर्सन जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है और इलेक्शन को फाइट कर सकता है। इसलिए माना जाता है कि एमसीसी की कोई भी वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टैचुरी बैकिंग नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई भी पावर नहीं है। यहाँ तक कि जो सेंसरिंग पावर है ये भी स्लैप ऑन रिस्ट की बात है कि हाथ पे एक छोटा सा होता है ना, छोटा सा हल्का सा मार के छोड़ दे रहे हैं, मतलब कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो डायरेक्ट वो जो पेनल्टी इम्पोजिंग पावर्स होनी चाहिए वो पावर्स नहीं है, जिसके कारण एमसीसी की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है और ब्रेक करने पर भी जो पार्टी है फिर जो पॉलिटिशियन है उसको बहुत ज़्यादा कुछ घाटा नहीं होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आई होप मैंने आपको समझा दिया, बिकॉज इस साल 2024 में लोकसभा के जनरल इलेक्शन है। दैट इज़ वाई दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज गोइंग टू बी इन न्यूज़ टू मच फ्रीक्वेंटली। सो देर आर हाई चांसेस कि इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जामिनेशन के अंदर। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपरली समझ आ गया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ व्हाट वी आर विटनेसिंग इज कि वी आर ऑब्वियसली ट्राइंग आवर बेस्ट कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम आपको प्रोवाइड करा सके, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो ये वीडियोज़ हैं उसके जो शेयरिंग रेट है वो बहुत ही कम है, राइट। आप शायद
अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को शेयर नहीं करते हैं. सी आर ओनली मोटिव इज टू हेल्प आउट एज मैनी पीपल एज वी कैन, राइट. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन पर्टिकुलर वीडियोज़ को पहुंचाना है, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज वीडियोज़. So my only request and my only genuine thing that we want is from you guys obviously कि please do like, share and subscribe because this gives us a motivation. हमें motivation मिलती है कि हम ये videos बनाते रहें, right. हमें motivation मिलती है that we should keep on going. So I hope you understood these things and I hope that you are going to support us. Thank you so much for listening. Please do like, share and subscribe. Thank you.